एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बेसिक थेरेपी। आज है हमारा डे 7 ऑफ एफकैट प्रिपरेशन सीरीज। ये सीरीज हमने इंग्लिश के साथ स्टार्ट की थी। हमने देखे थे 100 एंटोनिम्स एंड मोर देन 100 सिनोनिम्स। आज हम देखेंगे idioms and phrases. So if you have not watched my videos on synonyms and antonyms, do watch them. They are very important and they'll help you to improve your score in AFCAT. And if you're enjoying studying with me, do consider subscribing to my channel. And without further ado, let's get started with the video. So personally मुझे idioms and phrases बहुत अच्छे लगते हैं because they are like puzzles. एक sentence दिया जाता है and you are not supposed to derive the exact meaning what it says, but you have to find out the hidden meaning out of it. तो ये जो सेशन होने वाला है वो हम कैसे करेंगे कि एक सेंटेंस दिया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ऊपर, जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, एंड नीचे 4 ऑप्शंस दिए. बट बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस वी विल सी हाउ वी यूज इट इन अ सेंटेंस एंड उससे हम क्या मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, ताकि आपको याद भी रहेगा एंड इजी भी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई. सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. यूज इन अ सेंटेंसेस the news of his death was a bolt from the blue. Now a bolt from the blue एक्चुअल में क्या होता है कि जो थंडरिंग होती है या लाइटनिंग होती है बारिश के टाइम पे, वो अचानक से बादल के बीच में से कहीं से भी आ जाती है. ब्लू मतलब यहाँ पे स्काई है एंड बोल्ट मतलब लाइटनिंग है. तो जो थंडर आता है अचानक से कहीं से भी आ जाता है बीच में से. So it is unexpected. So option number 3, an unexpected event is the right answer. So the news of his death was an unexpected event. इसको हम in a fancy way कैसे बोल सकते हैं? The news of his death was a bolt from the blue. Question number 2 is to be all at sea. Use in a sentence है I tried to do well in this class but I've been all at sea since we started. मतलब हमारे sea कैसी होती है? वास्ट होती है एंड अगर आप उसमें कहीं पे जाओ तो आप खो जाते हो, मतलब यू आर लॉस्ट, यू आर कंफ्यूज्ड वेयर टू गो. सो इसका ऑप्शन नंबर 2 लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड इज द राइट आंसर. सो इसे इमेजिन करना है, इफ यू आर इन बिटवीन इन मिडल ऑफ अ सी, तो आप कैसे फील करोगे? यू विल फील लॉस्ट, यू विल फील कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट टू डू. इन अ सिमिलर वे इसका यूज आप ऐसे कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 इज टू बाइट द डस्ट. Use in a sentence thousands of small businesses bite the dust every year. So the phrase bite the dust, it means to get destroyed, मतलब खत्म हो जाना. So option number 4, none of these is the correct answer here. यहाँ पे आप अलग मीनिंग नहीं निकाल सकते, लाइक eat voraciously, have nothing to eat, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर डस्ट खा रहे हो तो बेसिकली यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग. eat roots. So these are all wrong options. They are just given to confuse you. और अगर आप बिफोर डिराइविंग मीनिंग अगर आपने आंसर्स देखे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. सो पहले एक मीनिंग बना लेना दिमाग में क्या हो सकता है एंड देन लुक एट द ऑप्शंस. जो नियरेस्ट लगेगा आपको दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 4 इज इन कोल्ड ब्लड. यूज इन सेंटेंस किलिंग इन कोल्ड ब्लड वॉज फॉरबिडन. ये आपने टीवी सीरीज थ्रिलर्स वगैरह देखते हो तो आपने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब द मर्डर जिस वो काफी रूथलेसली हुआ हो, अग्रेसिवली हुआ हो, एंग्रीली हुआ हो, तो जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है मतलब किसी को विक्टिम की तरफ, तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है. दैट इज इन अ कोल्ड ब्लड, मतलब इन एंग्रीली. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. Question 5 is to move heaven and earth. In use in a sentence, he vowed that he would move heaven and earth to clear his AFCAT exam. मतलब to do all that is possible. मतलब हम बोलते हैं ना धरती आसमान एक करना, तो to try everything that is possible to do. So option number 2 is the correct option here. Question 6 is an axe to grind. Use in a sentence whenever John flatters your generosity, he will certainly have an axe to grind. मतलब एक hidden motive है. हम बोलते हैं ना कि ये अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, मतलब इसको कुछ काम होगा या फिर कुछ हिडन ये होगा, उसका एजेंडा होगा उसके पीछे. तो दैट इज एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब हैज अ प्राइवेट एजेंडा. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर द फ्रेज एन एक्स टू ग्राइंड. Question number 7 is put one's foot down. Use in a sentence when she started borrowing my clothes without asking, I had to put my foot down. So the phrase to put my foot down, it means that to use your authority in order to stop something from happening, to be firm about something and stand by it. And if someone is not obeying it, then you take a firm stand. So option number 2 was firm is the
right answer here. Question number 8 is cold comfort. Use in a sentence. Sandwiches are cold comfort on a cold winter's day. मतलब comfort कैसा होता है? एक तो दो टाइप के comforts होते हैं, एक तो warm comfort and cold comfort. So जब warm comfort होता है तो it's cozy, comfortable, इस तरीके से you can use it. And cold comfort मतलब less comfort. But है comfort है, but थोड़ा सा है. Poor comfort या फिर inadequate consolation, so that is called cold comfort. So sandwiches are cold comfort on a cold winter's day. मतलब comfort तो देता है but इतना नहीं, थोड़ा बहुत देता है, इसलिए we can say it gives us slight satisfaction. So option number 3 is the correct answer here for the word cold comfort. Question 9 is to take to one's heel. Use in a sentence. The youths took to their heels when they heard the police officers approaching, which means clearly कि वो भाग गए. So to run away is the correct answer here. The youths ran away when they heard the police officers approaching. Question number 10. A damp squib. Use in a sentence. The party turned out to be a damp squib. मतलब to be मतलब किसी चीज से अगर आपको expectations है कुछ और वो सिचुएशन या इवेंट इट इज मच लेस इम्प्रेसिव देन आर एक्सपेक्टेशन, देन इट इज कॉल्ड एज अ डैम्प स्क्विब. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इज द करेक्ट आंसर. सो द पार्टी टर्न्ड आउट टू बी अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट और अ डैम्प स्क्विब. टू टेक समवन फॉर अ राइड. यूज इन अ सेंटेंस. इट्स नॉट प्लेजेंट टू फाइंड आउट यू हैव बीन टेकन फॉर अ राइड बाय समवन यू ट्रस्टेड. सो क्लियरली अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो एंड इफ दे आर टेकिंग यू फॉर अ राइड, सो इट मीन्स दैट दे आर चीटिंग ऑन यू, या फिर वो आपको ट्रिक कर रहे हैं, किसी चीज में फंसा रहे, घुमा रहे हैं इन शॉर्ट. सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 टू डिसीव समवन इज द राइट आंसर हियर. Question number 12. To smell a rat. Use in a sentence. When he died, investigators were called in and soon smelt a rat. So options काफी funny है and obvious, मतलब अगर कोई पहली बार इस idiom को सुन रहा है तो उनको लग भी सकता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है. Options are to smell foul, to see a rat, to chase a rat and to be suspicious. So उनको लगता है कि rat के related कुछ है, but actually this idiom means to be suspicious. मतलब आप वहां पे suspicious हो, you are smelling something is wrong here. That means to smell a rat, to be suspicious about or to be doubtful about a situation. Question number 13 is to draw a blank. Use in a sentence. He asked me for my phone number and I drew a blank. I just couldn't remember it. मतलब blank हो जाना, कुछ याद नहीं आना या फिर कुछ मिलना नहीं. So option number 1 to find. To not find is the right answer. To draw a blank means to not find what you're looking for or not recall or go blank. So this is how you use the idiom to draw a blank, which means to not find what is required. Question number 14 is to make a killing. अभी word killing आते ही हमारे दिमाग में आने लगता है कि शायद ये murder के related हो सकता है, किसी को मारने के related हो सकता है, क्राइम के रिलेटेड हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. टू मेक अ किलिंग इट मीन्स टू मेक मनी क्विकली. सेंटेंस देखते हैं. दे मेड अ किलिंग विद द सेल ऑफ देयर लंडन हाउस. दिस इज हाउ यू यूज द इडियम टू मेक अ किलिंग, मतलब टू मेक मनी क्विकली, और मर्डर के रिलेटेड नहीं है ये. तो आपको इस टाइप के फ्रेजेस जो है या इडियम्स जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि मतलब किलिंग को मर्डर अज्यूम करके या फिर वायलेंस के रिलेटेड अज्यूम करके आंसर नहीं देना है. कुछ इडियम्स के मीनिंग वर्ड टू वर्ड नहीं होते हैं. सो टू मेक अ किलिंग मीन्स टू मेक मनी क्विकली. दे मेड मनी क्विकली विद द सेल ऑफ देयर लंडन हाउस. क्वेश्चन नंबर 15. टू गेन से. यूज इन अ सेंटेंस. शी इज अ फाइन वुमन दैट नोबडी कैन गेन से. मतलब she is a fine woman that nobody can deny. This is a fact that she is a fine woman. हम बोलते हैं कि हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, भले वो ऐसा करता हो बट इसमें कोई शक नहीं है कि काफी अच्छा इंसान है. दैट इज टू गेन से, मतलब कि डिनाई नहीं कर सकते हम ये चीज कि वो एक अच्छा इंसान है. सो ऑप्शन नंबर 4 डिनाइंग इज द राइट आंसर टू द इडियम टू गेन से.
Question number 16 is to drive home. Use in a sentence. Mark didn't have to drive the point home. The movie had done that. मतलब to make something very clear about, be clear about something. So Mark didn't have to drive the point home. मतलब he didn't have to explain it to be more clear. The movie had already done it. So ऑप्शन नंबर 4 टू एम्फोसाइज इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि टू ड्राइव होम मीन्स टू फाइंड वंस रूट और टू रिटर्न बैक टू होम और टू बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, बट नहीं, टू ड्राइव होम इट मीन्स टू मेक समथिंग वेरी क्लियर, टू एम्फोसाइज द फैक्ट. क्वेश्चन 17 ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70. सो ये क्वेश्चन आपको, ये नंबर चेंज भी हो सकता है 70, इट कैन बी एनीथिंग. सो बेसिकली दिस फ्रेज इज ओनली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, इतना ही. तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जस्ट बिकॉज आई एम स्पीकिंग अबाउट 70. यहाँ पे 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. सो यूज इन अ सेंटेंस, शी लुक्स एट मी एज इफ आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, विच मीन्स मोर देन 70 years old. सो रॉन्ग साइड मतलब मोर देन हमेशा. सो अगर यहाँ पे रॉन्ग साइड ऑफ 80 आया या रॉन्ग साइड ऑफ 20 आया तो भी आपको वही लिखना है कि मोर देन 20 years old और मोर देन 80 years old. इसका अपोजिट ये भी होता है ऑन द राइट साइड ऑफ, मतलब लेस. सो अगर ऐसे आता ऑन द राइट साइड ऑफ 70 मतलब लेस देन 70 years old. सो द idiom on the wrong side of 70 it means more than 70 years old. क्वेश्चन 18 इज टू क्राई वुल्फ. मतलब ये जो एक इडियम है, इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ अ शेफर्ड एंड अ वुल्फ. अगर आपने सुनी होगी ये स्टोरी, इट्स अबाउट द शेफर्ड जो बहुत प्रैंक करता है लोगों के ऊपर कि वुल्फ आया है, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होके आते हैं अपने स्टिक्स वगैरह लेके उस वुल्फ को शीप से दूर करने के लिए, ताकि वो शीप्स पे अटैक ना करे. तो एक दिन सच्ची में आ जाता है वो वुल्फ एंड उसके ऊपर, शेफर्ड के ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करता है कि ही स्टार्ट्स क्राइंग वुल्फ वुल्फ वुल्फ, बट नोबडी बिलीव्स हिम एंड वो वुल्फ सारी शिप्स के ऊपर अटैक करके चला जाता है. सो उसी स्टोरी के ऊपर से ये आया हुआ फ्रेज है टू क्राई वुल्फ. इट मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म. सो यूज इन अ सेंटेंस, ही अक्यूज्ड हर ऑफ क्राइंग वुल्फ, मतलब ही अक्यूज्ड हर ऑफ गिविंग अ फॉल्स अलार्म. Question number 19 is to be above board. Use in a sentence, we felt the judging was all above board and fair. So above board does not mean above something. It means to be honest, to be genuine about something, to be fair about something. So अगर above board आए तो don't assume कि किसी चीज के ऊपर है या they're talking about height or being above something. They're talking about honesty, genuinity and fairness. So question number 19, to be above board, it means to be honest in any business deal. So question number 20 is a cakewalk. Use in a sentence, this competition should be a cakewalk. So the idiom cakewalk, it means an easy achievement. So if you prepare hard, you keep practicing regularly, then clearing AFCAT is a cakewalk for you, which means it is an easy achievement for you if you prepare for something. So I hope you enjoyed our today's 20 idioms and phrases, and based on what we learned and how we identified the answers, I have designed 10 idioms and phrases comprehension for you. So these are the 5 questions on this page and 5 questions on the upcoming page. So you know the drill. If you have got the answer right, give yourself +1. If you have got it wrong, give yourself -1. So pause this video now and also the next slide, and then we'll discuss the answers for it. This is the page 2 if you have missed it, so pause this video and attempt it. So these are the answers for the comprehension that you have attempted. I'm sure it must have been easy for you now. If not, then try our method, which is by using these idioms and phrases in the form of sentences to identify its meaning. So exam में आपको either directly idiom and phrase पूछ सकते हैं या फिर कोई सेंटेंस देके उसके अंदर वो छुपा होगा एंड उसका मीनिंग पूछा जाएगा. अगर सेंटेंस के थ्रू पूछा जाएगा तो वो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए टू आइडेंटिफाई इट, ऐसे ही मीनिंग उससे डिराइव करके. बट अगर नॉर्मली ऐसे दिया जाए तो भी आपको आना चाहिए उसका मीनिंग डिराइव करना. सो द मोर यू रिवाइज, द मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस यू लुक एट, उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो अपने आंसर्स चेक करना इस स्लाइड्स के और नेक्स्ट स्लाइड के.
Now that you've checked the answers for the comprehension, I'm excited to know how much you have scored in it. Also, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरे से कि मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, स्लो जा रही हूँ, या इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और थोड़ा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके टिप्स ज़रूर कंसिडर करूँगी. एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी टुडे, एंड आई शिल सी यू इन द टुमारोज लेक्चर. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आपने मेरे लिए इतना किया तो. इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.